हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो देखिएगा बेटा, हम एनटीए आईआईटी जेईई मेंस पेपर सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अंदर भी ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन। ध्यान दें, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा। इससे आपको ये भी हो जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है और हम किसी क्वेश्चन में क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो देखिएगा इस पेपर का पहला क्वेश्चन क्या है। तो इस पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। आपको ये रिएक्शन गिवन है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। तो आपको देखिएगा यहाँ पर क्या गिवन है, एल्कीन, और वो भी कौन सी एल्कीन है बेटा, सिस एल्कीन है। और सिस एल्कीन पर आपने एल्केलाइन KMnO4 का रिएक्शन किया है। आपको पता है एल्केलाइन KMnO4 जो है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिन एडिशन। तो ये सिन एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का एक सीधा तरीका है, इसके लिए एक ट्रिक चलती है, वो ट्रिक आपको लर्न करनी है। डायरेक्ट एक तो होती है कार और एक होता है टाम। अब देखो कार का मतलब क्या है, C फॉर सिस एल्कीन, A फॉर एंटी एडिशन और R फॉर रेसेमिक मिक्सर। अगर एल्कीन सिस है और उस पर एंटी एडिशन वाला रिएजेंट ले रहे हैं तो रेसेमिक मिक्सर का फॉर्मेशन होता है। और टाम का मतलब क्या है, टाम से मतलब है T फॉर ट्रांस, A फॉर एंटी और M फॉर मीजो। अगर ट्रांस एल्कीन है उस पर एंटी एडिशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, मीजो का फॉर्मेशन होगा। अब कौन कौन से सिन एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से एंटी के लिए। तो अगर मैं सिन एडिशन के लिए बात करूं तो H2, D2, एल्केलाइन KMnO4, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड H2O2, ये सब सिन एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एंटी एडिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो एंटी एडिशन के लिए X2, HOX और RCOOOR पेरोक्साइड, ये एंटी एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप देखो यहाँ पर आपको रिएजेंट दे रखा है एल्केलाइन KMnO4, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिन एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एल्कीन कौन सी है, सिस। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास सिस एल्कीन है और उस पर सिन एडिशन हो रहा है। अब आप देखो सिस एल्कीन पर जब एंटी एडिशन होता है तो रेसेमिक मिक्सर बनता है। तो बताओ अगर सिस एल्कीन पर सिन एडिशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीजो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर मीजो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखो सिंपल रिएक्शन है, इसको हम एक और दूसरे तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। क्या कि हमें पता है कि सेम अगर किसी में सेम होता है तो सेम से हमेशा क्या बनता है, मीजो। और अगर डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंट से क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सर। सेम मीजो, डिफरेंट रेसेमिक मिक्सर। अब आप देखो ये कौन सी एल्कीन है, सिस एल्कीन, और ये कौन सा है, सिन। दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो सेम से क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड। तो यहाँ पर मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन से ऑप्शन रॉन्ग है। तो देखो एक तो एंटी एडिशन, बी ऑप्शन रॉन्ग है। एक आपका एंटी एडिशन, सी ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन ए P इज ए मीजो कंपाउंड 2,3-ब्यूटेन डाइऑल फॉर्मेड बाय सिन एडिशन। और ऑप्शन नंबर डी P इज ए रेसेमिक मिक्सर, तो ये रेसेमिक मिक्सर नहीं है, तो डी भी आपका रॉन्ग है। इसका फर्स्ट आंसर आपका राइट है। कैसे बनेगा रिएक्शन में, तो सिंपल सी बात है कि एल्केलाइन KMnO4 OH को ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर देखो आपके पास 1 2 3 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड H और H है। अब आप देखो जब यहाँ पर हम एल्केलाइन KMnO4 का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से OH ग्रुप हट जाएगा। इस पर जो OH होगा वो दोनों सेम साइड से ऐड होगा, और सेम साइड से ऐड होने के बाद ये आपका जो प्रोडक्ट है वो मीजो हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें 2 तो क्रेल सेंटर है और 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, फर्स्ट आंसर होगा। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन आइसोमर्स ऑफ C6H14 फॉर्म्स 3 मोनोक्लोरो डेरिवेट। अर्थात आपको गिवन कर रखा है C6H14, इसके 3 मोनोक्लोरो डेरिवेट्स बनने चाहिए।
द आइसोमर्स में भी एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, उसमें स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूडिंग नहीं है। तो C6H14, तो सबसे पहले तो इसका DU चेक करो आप। तो अगर इसका DU चेक करूंगा तो 2 × 6, DU का फॉर्मूला होता है 2 × नंबर ऑफ कार्बन प्लस का 2 माइनस का हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2 = 0। तो इसका DU 0 आ रहा है, इसका मतलब ये एल्केन का पार्ट है। अब आपको पता है कि एल्केन पे हम मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं, और जब एल्केन पर मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो ये FR-SR रिएक्शन का पार्ट है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। और इसमें कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए? 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपके ऑब्टेन होने चाहिए। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है नियोपेंटेन। आपको पता है नियोपेंटेन में कार्बन 6 नहीं होते, इसलिए पहला ऑप्शन तो ऐसे रॉन्ग हो गया। दूसरा एन हेक्सेन। अब आप देखो एन हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। अब आप इसमें काउंट करो कितने टाइप के क्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो देखिएगा ये कार्बन 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो आप देखो यहाँ पर कितने टाइप के कार्बन है। ये 1 डिग्री कार्बन A डिफरेंट हो गया, ये वाला कार्बन आपका B डिफरेंट हो गया, और ये वाला आपका C डिफरेंट हो गया। अब देखो बेटा ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, बट ये दोनों डिफरेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन वन साइड 1 डिग्री से अटैच है, तो वन साइड 2 डिग्री से अटैच है। जबकि ये वाला जो कार्बन है वन साइड 1 से, वन साइड 2 डिग्री से, बट ये वाला कार्बन बोथ साइड 2 डिग्री से। इसका मतलब ये अलग आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेगा और ये एक डिफरेंट आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इससे यहाँ पर से कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बेटा? 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? B। कौन कौन से बनेंगे मैं बता दूं। एक तो बनेगा 1 क्लोरोहेक्सेन, एक बनेगा 2 क्लोरोहेक्सेन, और एक बनेगा 3 क्लोरोहेक्सेन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल विद द हेल्प ऑफ क्रोमिक एसिड इज। अर्थात फिनोल है और इस फिनोल का ऑक्सीडेशन करना है, और वो भी किसके साथ? क्रोमिक एसिड H2CrO4 के साथ। ये आपका क्रोमिक एसिड है, तो H2CrO4 के साथ अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो सर इसके ऑक्सीडेशन से हमारे पास डाई कीटोन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अर्थात ये बनेगा, इसको बोलते हैं अपने पैरा बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पैरा बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम इसका IUPAC नेम चाहते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो अब इसके IUPAC नेम में देखिएगा आप, इसका ये पैरा बेंजोक्विनोन है। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं हम। तो IUPAC नेम में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और पूरी रिंग है, तो रिंग के लिए तो क्या लगेगा? साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए क्या लगेगा? हेक्स। अब आप देखो इसमें नंबरिंग चाहे कीटोन यहाँ पर है तो यहाँ से कर दो, चाहे यहाँ से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सिमेट्रिकल है। मैं यहाँ से नंबरिंग कर देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो जब आपने नंबरिंग यहाँ से करी है तो इसमें डबल बॉन्ड 2 टाइम है, और जब डबल बॉन्ड 2 टाइम होता है तो उसके अंदर आगे क्या लगा देते हैं? A, तो ये बन जाएगा हेक्सा। अब आप देखो डबल बॉन्ड 2 नंबर पर भी है, 5 पर भी है, तो 2 5 2 बार है इसलिए डाई, डबल बॉन्ड है इसलिए इन। अब आप देखो इसमें कीटोन भी है, वो 1 और 4 पोजीशन पर है, तो 1 4 और 2 टाइम है तो डाई, और कीटोन के लिए क्या लगता है? ऑन, तो क्या लग जाएगा? डाई ऑन। अब बताओ इसका कौन सा IUPAC नेम सही है। तो फर्स्ट है साइक्लोहेक्सा 2,4 रॉन्ग, साइक्लोहेक्सा 2,4 डाइन रॉन्ग, साइक्लोहेक्सा 2,5 डाई इन 1,4 डाईओल रॉन्ग, और डी साइक्लोहेक्सा 2,5 डाई इन 1,4 डाईओन। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटासिड। आपको बताना है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एंटासिड का नहीं है। ये आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। और एंटासिड्स एक ड्रग्स है, वो ड्रग्स जो हमें हमारे जो मतलब हमारे पेट में जो कब्जी टाइप है उसको रिमूव करने के लिए यूज होती है। तो एंटासिड्स आपको बतानी है जो रिमूव एसिडिटी, जो हमारे स्टोमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो डायरेक्ट आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। तो रेनिटिडीन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सिमिटिडीन, आपको पता है कि मेटल के हाइड्रोक्साइड जिसके अंदर MgOH2 जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, तो मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो भी एंटासिड्स के रूप में यूज होते हैं। तो रेनिटिडीन भी आपका एंटासिड्स है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी आपका एंटासिड्स है, सिमिटिडीन भी आपका एंटासिड है, बट फेनिलिजीन जो है वो एंटासिड्स नहीं है। ये सर एक आपके एंटी डिप्रेशन में यूज की जाने वाली ड्रग्स है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? डी। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये आपके इंटीजर का क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको खुद को आंसर देने और आंसर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक होने चाहिए। अमंग गिवन कंपाउंड्स हाउ मेनी कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोलेबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात बाइकार्बोनेट? 1 2 3 4 5 कंपाउंड है, आपको बताना है इनमें से कौन से 5 कंपाउंड NaCO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो देखो मैं एक एसिड ले रहा हूँ, ये इस एसिड का रिएक्शन जब हम NHSO3 के साथ करेंगे तो आपको पता है ये एसिड है, ये एसिड इसको अपना H+ आयन प्रोटॉन डोनर करेगा। अब देखो ये एसिड जब इसको अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये बाकी रिमेनिंग पार्ट, तो यहाँ तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और रिमेनिंग जो होगा जैसे इसको प्रोटॉन देगा यहाँ से सोडियम रिमूव हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा H2CO3 जो कि एसिड है। अब आप देखो इसको मैंने माना है एसिड फर्स्ट, ये है आपके पास यहाँ पर बेस फर्स्ट, ये है आपके पास यहाँ पर बेस सेकंड और ये है आपके पास एसिड सेकंड। अगर हम यहाँ से, अगर ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है, अगर हम यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में बात करें रिएक्शन के कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब होगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी होगी जब आपका एसिड सेकंड इज मोर एसिडिक देन एसिड फर्स्ट। सॉरी, आपका एसिड फर्स्ट जो है वो एसिड सेकंड से मोर एसिडिक होना चाहिए। अगर ये मोर एसिडिक होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब यह है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी कन्वर्ट इनटू वीक एसिड, तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड होता है। अगर बैकवर्ड की मैं बात करूं कि आपका रिएक्शन बैकवर्ड होगा तो उसके लिए कंडीशन चेंज हो जाएगी, सेकंड इज ग्रेटर देन एसिड फर्स्ट हो जाएगा। अर्थात एक आपका वीक एसिड जो है वो किस में चेंज हो रहा हो? स्ट्रॉन्ग एसिड में। अगर एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में चेंज होता है तो ऐसी कंडीशन पर आपका जो रिएक्शन होता है वो बैकवर्ड में होता है। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास एसिड कौन बन रहा है? H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड। तो इसका मतलब वो एसिड जो बाइकार्बोनिक एसिड से मोर एसिडिक होते हैं वही सोडियम बाइकार्बोनेट में सोलेबल होंगे और उसके साथ रिएक्शन भी करेंगे। तो अब आप देखो सोडियम मतलब है आपका जो कार्बोनिक एसिड है उससे ज़्यादा एसिडिक कौन कौन होते हैं? तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट आता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद में आता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में आता है बाइकार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनिक एसिड के बाद में आता है फिनोल, फिनोल के बाद में आएगा एल्कोहल और एल्कोहल के बाद में आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन वाला पोर्शन। तो ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब आप देखो यहाँ पर ये है बाइकार्बोनिक एसिड है, तो बाइकार्बोनिक एसिड से पहले वाले तो CO2 गैस देंगे बट इसके बाद वाले CO2 गैस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है बट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो बताओ इसमें कौन कौन से आंसर पॉसिबल है? तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो आपके पास ये OH लगा हुआ है और फर्स्ट ऑप्शन में OH लगा हुआ तो ये अल्कोहल है और अल्कोहल ऐसा नहीं कर सकता। सेकेंड ऑप्शन में रिंग के साथ है तो ये फिनोल है और आपको पता है फिनोल भी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, रिंग के साथ COOH है तो ये आपके बेंजोइक एसिड है और आपको पता है एसिड बाइकार्बोनिक एसिड से मोर एसिडिक होते हैं, इसलिए ये क्या करेगा? बिल्कुल सोडियम मतलब यहाँ से NaCO3 के साथ रिएक्शन भी करेगा और CO2 गैस को रिलीज भी करेगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन में सल्फोनिक एसिड है। अब आप देखो सल्फोनिक एसिड भी बाइकार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बिल्कुल ये भी इसमें सोलेबल है और इसके साथ रिएक्शन करेगा। डी ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन है बट एल्काइन बाइकार्बोनिक एसिड से लेस एसिडिक होती है, इसलिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट में सोलेबल भी नहीं है और इसके साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा। अब सीधा सा क्वेश्चन ये आता है
कि सर बाइकार्बोनिक एसिड फिनोल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है, तो उसका रीजन मैं बता दूं। देखिएगा, आपका जो बाइकार्बोनिक एसिड होता है इसमें ये बनता है बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट आयन में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, जबकि फिनोल का जो फिनोक्साइड आयन होता है उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं होता, यहाँ पर अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। तो ध्यान रखना, बाइकार्बोनिक एसिड का जो कॉन्जुगेटेड बेस होता है बाइकार्बोनेट, इसके अंदर तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी फिनोक्साइड आयन से मोर है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन में अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस है। क्या होता है इक्विवेलेंट और अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस? इक्विवेलेंट रेजोनेंस से मतलब है यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और रेजोनेंस के बाद भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही होता है। यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, लेकिन रेजोनेंस के बाद में चार्ज कार्बन पर आ जाता है। तो अगर सेम चार्ज ऑन सेम एटम हो तो उसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं, और अगर सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम हो तो उसको अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं। और हमेशा इक्विवेलेंट रेजोनेंस की स्टेबिलिटी अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस से मोर होती है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड बाइकार्बोनिक एसिड से मोर क्यों है? तो उसमें रीजन यह है कि आप देखो बाइकार्बोनेट जो है इसमें आपके क्रॉस कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटीज है, और इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटीज होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस होती है। तो इसी के साथ आपका ये NTA IIT JEE मेंस पेपर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।